Today's class is for the 9th standard और आज का ये क्लास हम लोग हैं और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेल। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन। इसका बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है और इसके डेफिनेशन से ही इसका पूरा जो फंक्शन है, उसका जो मीनिंग है वो समझ में आता है। तो हम लोग सेल को दो तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज फर्स्ट, अगर आप कह रहे हो वेरी सिंपल कि दिस इज द यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। फिर थोड़ा सा हम लोग इसको एलाबोरेट करते हैं तो कहते हैं कि दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, structural and functional unit of life। ओके, एक और भी तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, that is a bit of protoplasm, a bit of protoplasm is cell, a bit of protoplasm enclosed by the cell membrane is the cell। ओके, सो यूनिट ऑफ सेल, यूनिट हम लोग जानते हैं, सॉरी यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग जानते हैं, यूनिट द सिंगल थिंग्स, किसी भी चीज़ का। तो कहते हैं कि ये लाइफ का यूनिट है, यानी कि अगर ये ना हो तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, ऐसा डेफिनेशन से लग रहा है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इससे भी ऐसा लग रहा है कि लाइफ का जो स्ट्रक्चर है वो भी इसी से है और वो यही है, और अगर फंक्शन भी है तो भी वो यही है। एंड अ बिट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इसको जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर्स देखेंगे तब हम लोग इस तीनों डेफिनेशन को पाएंगे कि कैसे वो सही है, कैसे हम कह सकते हैं कि यस दिस इज द सेल। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कवरी ऑफ द सेल। सबसे पहले कि हम लोग सेल के बारे में जब कोई डिस्कवरी नहीं था तो उसके पहले लोग क्या सोचते थे? उसके पहले बस कुछ ऐसा ही कंसेप्ट था कि या तो ये जो लिविंग थिंग्स है, चाहे वो सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, जस्ट वो आसमान से ऐसे ही वो टपके हैं या उनका कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन वगैरह किसी मतलब कोई एक साइंटिफिक प्रूफ नहीं था लाइफ का कि लाइफ जो है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो बना कैसे है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, उसका केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, उसका बेस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था। तो हम लोग उसके डिस्कवरी से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट डिस्कवर्ड, द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सो ओके, डिस्कवर्ड, ये अभी हम लोग यहाँ पे या साइंस में कहें कि डिस्कवरी एंड इन्वेंशन, ये दो टर्म है जिसका दोनों का मतलब होता है खोज, आविष्कार, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले उसका डिफरेंसेस हम लोग जान लेते हैं, उसका मतलब हम लोग समझते हैं। डिस्कवरी का मतलब समझते हैं कि खोज करना, इन्वेंशन का मतलब भी आविष्कार करना, या उसको भी लोग बोलचाल में खोज ही करना कहते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, पहले वो डिफरेंसेस देखें। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग ये डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। डिस्कवरी जो होती है ये हमेशा नेचुरल थिंग से ये जुड़ा हुआ है, यानी कि किसी भी चीज़ की अगर हम लोग डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवरी मीन्स कि वह चीज़ जो पहले ही से इस अर्थ पर, इस यूनिवर्स में मौजूद है, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं था और अब जाकर उसे हम ढूंढ पाए, तो हम लोग कहते हैं कि उस पार्टिकुलर चीज़ का डिस्कवरी हुआ। लेकिन इन्वेंशन जो होता है वो इन्वेंशन में वैसे चीज़ की खोज होती है जो पहले से इस यूनिवर्स में नहीं होता है और तब उस चीज़ का खोज होता है, तो हम कहते हैं कि वो एक इन्वेंशन है। नेक्स्ट, ये हमेशा आप कहते हैं ये तो नेचुरल है, ये मैनमेड। इन्वेंशन जब भी होगा वो मैनमेड होगा, वो कभी भी नेचुरल नहीं होगा, जबकि डिस्कवरी हमेशा नेचुरल होगा, वो मैनमेड नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि डिस्कवरी हमेशा सडन होता है,
यानी कि उस चीज़ के बारे में पहले उस व्यक्ति को पता नहीं होता है कि हम किसी चीज़ की डिस्कवरी करने जा रहे हैं। वो करते कुछ और हैं, लेकिन सडनली एक्सीडेंटली जब उन्हें वो चीज़ मिल जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि डिस्कवरी हुआ, दैट मीन्स कि उस व्यक्ति को उस चीज़ के बारे में पहले से पता नहीं होता है। इन्वेंशन में क्या होता है कि वो व्यक्ति जानता है कि वो किस चीज़ की खोज करने जा रहा है, वो किस चीज़ का आविष्कार करने जा रहा है, और इसमें एक्सीडेंट कभी नहीं होता। मीन्स व्यक्ति अगर टेलीस्कोप बनाने जा रहा है तो वो टेलीस्कोप ही बनाता है, ऐसा नहीं होता कि गलती से माइक्रोस्कोप बन गया। तो ये कहने का मतलब है, तो ये हमेशा इसमें क्या होता है कि मोटिव पहले पता नहीं होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें पता होता है, इसमें गलती के कोई चांसेस नहीं होती है। एंड और हमने जैसे कहा कि इसके लिए कोई प्री प्लानिंग नहीं होता है, जबकि इसके लिए प्लानिंग होता है। तो ये है डिस्कवरी, यानी कि ये माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और भी जितने भी गैजेट्स हैं उन सब का इन्वेंशन हुआ है, जबकि जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं उन सब की डिस्कवरी हुई है। तो इसलिए अब हम लोग कह रहे हैं कि सेल चूँकि सारे लिविंग बींग्स जो है वो सेल के बने हैं, तो हम लोग तो पहले से जान रहे थे कि हम लोग ऑलरेडी एक लाइफ है, एक लिविंग बींग्स है, लेकिन हम लोग किस चीज़ के बने हैं ये खुद नहीं पता था। तो इसकी डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक ने भी जब ये डिस्कवरी, जब वो एक्चुअली वो एक माइक्रोस्कोप पे स्टडी कर रहे थे, वो एक माइक्रोस्कोप बनाए थे, सिंपल माइक्रोस्कोप, और उस माइक्रोस्कोप को वो चेक कर रहे थे कि वो माइक्रोस्कोप कैसा है, उसका लेंस किसी ऑब्जेक्ट को कितने टाइम्स तक मैग्नीफाई करता है। और इसके लिए रॉबर्ट हुक ने एक मटेरियल को चुना जिसको कहते हैं कॉर्क। इन्होंने कॉर्क को चुना। कॉर्क का एक प्लांट प्रोडक्ट है, वो अक्सर बॉटल के स्टॉपर के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत पहले इवन की लैब वगैरह में भी जो एपरेटस हुआ करता था, फ्लास्क वगैरह हुआ करता था, उसके स्टॉपर के लिए हम लोग इस कॉर्क का इस्तेमाल करते थे। और कई बार जो है बैडमिंटन का जो हेड होता है, बैडमिंटन कॉर्क का ये जो हेड होता है, तो ये हेड भी पहले कॉर्क का बना होता था, वो लकड़ी जैसा होता और लाइट इन वेट होता है, इसलिए उसका इस्तेमाल उसमें होता था। एंड इवन कि वो नॉन रिएक्टिव भी होता था, इसलिए उसको लैब में स्टॉपर के लिए यूज़ करते थे। बाद में इस सब का जगह जो है उस स्टॉपर का जो प्लेस, उसको रिप्लेस करके अब हम लोग रबर का स्टॉपर यूज़ करते हैं। और इस कॉर्क में भी, बैडमिंटन कॉर्क में भी अब वो कॉर्क मटेरियल नहीं रहा, अब उसका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। तो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को बहुत ही थिन स्लाइस में उसको वो काट कर माइक्रोस्कोप के अंदर जब उन्होंने रखा, तो उनको जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दिया, दैट इज इस तरह का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिया। और उन्होंने कंपेयर करके बताया कि ये जो स्ट्रक्चर्स है या जो उनको ऑब्जर्व हो रहा है, दैट इज लाइक अ बी हाइव, मधुमक्खी का छत्ता जो हेक्सागोनल होता है इन जनरल। तो उन्होंने जैसे ही इस शेप को देखा, उसको उन्होंने नाम दिया सेल। एक्चुअली सेल जो है एक वर्ड से आया है, दैट इज सेलम। सेलम से ही वर्ड बना है सेल। तो सेल का मतलब क्या था? एम्प्टी प्लेस, खाली जगह, दैट इज खाली जगह, उसमें कुछ भी नहीं है। और कुछ भी इसलिए नहीं था क्योंकि ये डेड था, और इन्होंने इसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, मीन्स कि सेल के बारे में और कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन उन्होंने नहीं किया। बट डिस्कवरी जो है ये रॉबर्ट हुक को ही क्रेडिट जाता है कि उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है सेल को देखा और उन्होंने कहा कि देयर इज अ एम्प्टी प्लेस, द एम्प्टी कंपार्टमेंट टर्म्ड एज सेल। फिर इसके बाद जो है जैसे ही ये सेल जो है वो सब लोगों के नज़र में आया कि देयर इज अ सेल, ये पार्टिकुलर प्लांट जो है वो इस तरह के स्ट्रक्चर से है, ऐसा लगता है, इससे बना हुआ है, तो लोगों में इसका इंटरेस्ट और बढ़ा और बहुत लोग जो है फिर इसके ऊपर जो है डिफरेंट प्लांट मटेरियल पर वो स्टडी करने लगे। उसी में से एक थे मैलपिघी। So this Malpighi took the different plants sample and he observed, and first time actually he said कि ये जो एक empty, इन्होंने कहा कि this is the empty place only and this is the cell। इन्होंने कहा कि yes, ये जब दूसरे प्लांट में देख रहे थे उसका साइज कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सभी प्लांट का जो शेप होता है सेल का वो अलग अलग होता है। तो जनरली जो इन्होंने जो प्लांट को देखा होगा या उसमें
तो उन्होंने कहा कि there is something, the fluid material is there and that was covered by a wall of cellulose. यानी कि फर्स्ट टाइम इन्होंने कहा कि कुछ अंदर मटेरियल है जो कि एक वॉल से घिरा हुआ है और वो वॉल जो है वो सेलुलोज का वॉल है. सो दिस वाज द Malpighi. बट जनरली भी हम लोग इतने डिटेल्स नहीं देखते हैं, हम लोग सिर्फ ये जानते हैं कि सेल द रॉबर्ट हु डिस्कवर्ड द सेल एंड द क्वेश्चन जब भी आएगा आंसर होगा रॉबर्ट हुक. ओके, सो फिर सेल का डिस्कवरी हो गया. Malpighi भी माइक्रोस्कोप पे काम कर रहे थे. तो अब एक और ये क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि इन्होंने रॉबर्ट हुक ने जो मटेरियल लिया दैट वाज कॉल्ड फ्रॉम द प्लांट, दैट मींस कि दैट इज द प्लांट सेल. तो अगेन द क्वेश्चन कि इफ द प्लांट सेल और द रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल was the plant cell, then who discovered the animal cell first? Is that Robert Hooke? No. So animal cell कहेंगे. फिर सेम टाइम दूसरे लोग जो है वो भी माइक्रोस्कोप पे वर्क कर रहे थे और वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे वर्क कर रहे थे एंड ही वाज द Anton von Leeuwenhoek. Anton von Leeuwenhoek. Leeuwenhoek. और ये जो है ये एक्चुअली ये ऑब्जर्व कर रहे थे माइक्रोब्स को. माइक्रोब्स मीन्स ही टुक द ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर, सो ही फाउंड द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एंड ही आल्सो टुक द स्क्रैप ऑफ टीथ. और वहाँ उन्होंने बैक्टीरिया को देखा, दांतों के बीच में फंसे फ्लॉस को जो वाइटिश मटेरियल होते हैं कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उसको निकालकर उस स्क्रैप को निकालकर जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उसमें उनको बैक्टीरिया मिला. He also observed the RBCs, he also observed the sperm cells. तो ये बहुत सारे जैसे जैसे ये एक एक सेल को देखते गए तो इनका इंटरेस्ट और बढ़ गया और ये बाकी दूसरे माइक्रोब्स को या हर एक वो चीज़ को जो यूं ही ऐसा लगता है कि वो बेकार में पड़ा हुआ है तो वहाँ से उस स्क्रैप को उस मटेरियल को लेकर ऑब्जर्व किया तो उन्होंने पाया कि वहाँ पे अलग अलग तरह के सेल्स मौजूद हैं. तो हम लोग कह सकते हैं कि एंटोन वॉन लीवेनहॉक, और चूंकि बाद में जो है ही वाज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी मीन्स कि जो बहुत ही छोटे माइक्रोब्स हैं, जो छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको ये इन्होंने काफ़ी स्टडी किया, उन पर रिसर्च किया, इसलिए जो क्रेडिट जो है या इनको कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. सो अगर हम लोग क्वेश्चन कहें कि हु डिस्कवर्ड द प्लांट सेल, then it was the Robert Hooke. Who discovered the animal cell? Then it is the Anton von Leeuwenhoek. Anton von Leeuwenhoek ने सेल में उन्होंने पाया कि कुछ और सेलुलर ऑर्गेनल्स भी हैं और वो क्या था, वो न्यूक्लियाई था. लेकिन Anton von Leeuwenhoek was failed to explain about that cell organelles. That's why the credit goes to रॉबर्ट. यहाँ पे आप ध्यान देखेंगे दोनों में जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है. रॉबर्ट ब्राउन, ये रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस. तो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस. इन्होंने कॉर्क सेल में कॉर्क प्लांट के सेल को डिस्कवर किया और ये न्यूक्लियस जो है वो ऑर्किड रूट में, ऑर्किड रूट को ये ऑब्जर्व कर रहे थे जहां इनको न्यूक्लियस दिखाई दिया. इनको लिविंग सेल दिखाई दिया बैक्टीरिया में, इन द ड्रॉप ऑफ वाटर, द प्रोटोजोअन्स एंड द स्पर्म, द आरबीसीज, इतनी चीज़ों में इन्होंने जो है लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था. ओके, नेक्स्ट जो है वन ऑफ द बायोलॉजिस्ट डुजार्डेन. डुजार्डेन he found the fluid material. The cell is filled up with the fluid material, which is the semi-fluid, transparent material, and it was observed in protozoans, and he called it, Dujardin called this fluid material as sarcode. And ये भी जो है इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने में कामयाब नहीं रहे, इसलिए इनका भी उतना क्रेडिट नहीं आता है. प्रोटोप्लाज्म इज द सेमी फ्लूइड एंड ट्रांसपेरेंट, द ग्रैनुलर मटेरियल विच इज द बेसिस ऑफ लाइफ. किसी भी सेल का जिंदा रहना प्रोटोप्लाज्म पर डिपेंड करता है एंड इवन कि प्रोटोप्लाज्म के वॉल्यूम पर भी डिपेंड करता है. तो प्रोटोप्लाज्म टर्म जो है एक्चुअली हमने देखा कि डुजार्डिन ऑलरेडी जो है वो प्रोटोप्लाज्म को देख चुके थे. उन्होंने प्रोटोजोन्स पे जो है सबसे पहले ऑब्जर्व किया था प्रोटोजोन्स में, लेकिन उन्होंने उनको नाम दिया था सार्कोड. लेकिन
ये पुरकिंजे हैं जिन्होंने पहली बार प्रोटोप्लाज्म को एक टर्म जो है वो पुरकिंजे ने दिया, लेकिन यहाँ पर सेम टर्म जो है वो 2 बार दिया गया। तो पुरकिंजे ने जो प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया वो एनिमल सेल के लिए दिया, एनिमल सेल के लिए, लेकिन ठीक इनकी जगह पे ह्यूगो मॉल इन्होंने प्लांट सेल के लिए, मींस सेम टर्म जो है उन्होंने प्लांट सेल के लिए दिया। लेकिन कभी भी अगर ये क्वेश्चन आता है या एक जनरल नॉलेज की बात है कि हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म, देन ऑलवेज इट इज पुरकिंजे। लेकिन प्रोटोप्लाज्म जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट है और वो एक लाइफ का बेसिस है। इट वाज फर्स्ट स्टेटेड बाय हक्सली। Huxley stated that the protoplasm is the physical basis of life. Physical basis of life. Physical basis of life. ये इस टर्म को, इस लाइन को यूज किया था हक्सली ने सबसे पहले, लेकिन टर्म को इन्होंने नहीं बताया। तो ओके, ओवरऑल ये प्रोटोप्लाज्म के बारे में या अब तक जो है हम लोग डिस्कवरी देख चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा चलते हैं सेल में, और वहाँ पर अभी भी कुछ डिस्कवरीज बाकी है। जब उसको हम लोग देख लेंगे तब स्ट्रक्चर्स की तरफ चलेंगे। ये आप मान लो कि सेल है, ये इसके अंदर फ्लूइड मटेरियल, और इस फ्लूइड मटेरियल को हम लोग कह रहे हैं प्रोटोप्लाज्म। इसी फ्लूइड मटेरियल को कह रहे हैं प्रोटोप्लाज्म। लेकिन फिर है कि प्रोटोप्लाज्म अगर इस फ्लूइड मटेरियल को कह रहे हैं तो कई बार हम लोग के सामने बुक में एक टर्म आएगा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, फिर ये किसको कहेंगे? तो एक्चुअली overall this fluid material is termed as protoplasm, और इसके अंदर एक स्फेरिकल बॉडीज और पाया जाता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। तो इसके अंदर भी फ्लूइड मटेरियल है और इसके बाहर भी फ्लूइड मटेरियल है। तो लोकेशन के हिसाब से जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड मटेरियल पाया जा रहा है उसको हम लोग कह रहे हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। और जो इस स्फेरिकल बॉडीज के अंदर फ्लूइड मटेरियल पाया जा रहा है, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड मटेरियल है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और इन दोनों को मिलाकर कह रहे हैं ये प्रोटोप्लाज्म। सो बोथ आर सिंपल। अगर हम कलेक्टिवली कहेंगे देन दिस इज प्रोटोप्लाज्म, लेकिन अगर हम लोग सेपरेटली लोकेशन वाइज बात करेंगे तो दिस इज साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। और ऐसा भी है कि जब हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं तो सेल में हम समझ नहीं पाते हैं कि वो किस पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं तो हमारे ब्रेन में एक इमेज आ जाता है कि हम लोग सेंटर की बात कर रहे हैं या पेरिफेरी की। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक छूट गया हम लोग का, जो हमें बिगिनिंग में ही बताना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी जो है वो साइंस का एक पार्ट है जिसमें हम लोग लिविंग बींग्स के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन लिविंग बींग्स भी 2 तरह का है, दो भाग में बटा हुआ है, एक एनिमल्स और एक प्लांट। तो यहाँ पर भी ये बायो जो है वो 2 भाग में बट गया। एक हो गया जूलॉजी और एक बॉटनी। जूलॉजी में हम लोग एनिमल के बारे में पढ़ते हैं और बॉटनी में हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। ये ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस वर्ड का जब हम लोग कहेंगे कि वो जूलॉजिस्ट था, वो बॉटनिस्ट था, तो जब तक हम लोग जानेंगे नहीं कि जूलॉजी और बॉटनी क्या है तो हम पार्टिकुलर उस पर्सन के बारे में समझ नहीं पाएंगे कि वो किस चीज़ का एक्सपर्ट है। ओके, सो जूलॉजी एनिमल, इसको याद करने के लिए कौन किस चीज़ का ब्रांच है, इसके लिए आप देखो जू। अक्सर जू हम लोग जाते हैं एनिमल्स को देखने, ना कि प्लांट को देखने। सो वेरी सिंपल कि जूलॉजी जो है दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals about the animals, their behavior, their characters, their types, their about all things. उसी तरह से botany, this is the branch of biology which deals about the plant, is the botany. अब हम लोग आगे की डिस्कवरी के बारे में देखेंगे। तो 2 जर्मन साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट कहेंगे, जर्मन बायोलॉजिस्ट, एक स्लाइडेन एंड स्वान। ये दोनों जर्मन थे, लेकिन ये दोनों अलग अलग फील्ड पे, अलग अलग टॉपिक सेम था, मीन्स इसमें से एक बॉटनिस्ट है और एक जूलॉजिस्ट है। तो ये सेपरेटली जो है अपने
अपने पॉइंट पे वर्क कर रहे थे। इन्हें पता नहीं था, एक दूसरे का पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इनका डिस्कवरी और इनका एक थ्योरी जो है वो जब सामने आता गया, तो फिर जब इन लोग दोनों को अपने बारे में इन लोग को पता चला कि वी बोथ आर वर्किंग ऑन द सेम टॉपिक, सो व्हाई नॉट वी शुड वर्क दैट टुगेदर। तो फिर ये लोग जो है आपस में मिलकर और फिर सेम पॉइंट सेम टॉपिक पर ये लोग काम करने लगे। क्या था वो टॉपिक? दैट इज सेल। तो अब इसमें से है कि कौन जूलॉजिस्ट था और कौन बॉटनिस्ट था। तो आप थोड़ा सा आप ध्यान दो। स्वान एक एनिमल है, बर्ड की तरह का एक एनिमल है वो, सॉरी डक की तरह का एक एनिमल है स्वान। तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी स्वान वही है। तो आप ये ट्रिक है उस याद रखने के लिए कि स्वान जो है ये जूलॉजिस्ट है और जो बच गया वो बॉटनिस्ट है। हालांकि स्लाइडेन नाम का भी एक प्लांट स्पीसीज है, बट दैट वाज मतलब कि वो इतना कॉमन नहीं है कि लोग उसे याद रख सके या जानते भी हैं, बट स्वान इज कॉमन। ओके, so these both were working on the cell and they proposed the cell theory. तो cell theory में इन्होंने क्या कहा? cell theory में इन्होंने कहा कि ये 1838 में इन्होंने जो है ये थ्योरी को बनाया और इन्होंने कहा कि all the living beings are made of cells. सेल पर दोनों मिलकर बहुत काम किए, बहुत सोचने विचारने के बाद ये इस कंक्लूजन पे आए कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, सिंगल सेलुलर है, यूनिसेलुलर है या कॉम्प्लेक्स एनिमल है, वो सब के सब सेल के बने हुए हैं। फिर इनका दूसरा पॉइंट था सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये दोनों लाइन हम लोग पहले से भी जानते थे। तो ये दोनों लाइन जो है वो सेल थ्योरी का लाइन है, जो किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान ने। बट अब तक ये थ्योरी जो है मीन्स इट वाज नॉट कंप्लीटेड। अभी भी इसमें कुछ लोग ये पॉइंट अभी भी बाकी था कि आखिर सेल आया कहाँ से। तो बस ऐसे ही कुछ अटकलें लगाकर जो है रिप्लाई मिल रहा था कि सेल कहाँ से कैसे आया। बट द फाइनल और साइंटिफिक रिप्लाई जो है या साइंटिफिक जो स्टेटमेंट जो है वो मिला रडोल्फ वर्चाउ। रडोल्फ वर्चाउ ने लैटिन में एक सेंटेंस लिखा। एक्चुअली सेंटेंस इसलिए भी लिख रही हूँ कि कभी कभी सेंटेंस आ जाता है और उसका मीनिंग पूछा जाता है, या कभी कभी मीनिंग दिया जाता है और कहा जाता है कि वो लैटिन में वो कौन सा सेंटेंस था। तो दिस इज omnis cellulae cellula। cellulae cellula इसका मतलब होता है कि the new cells arise from the pre-existing cells, और तब जाकर सभी लोगों का जो क्वेश्चंस मार्क था वो खत्म हुआ। मीन्स कि न्यू सेल जो है, सपोज कि ये बी जो है वो नया सेल है, तो ये नया सेल कहाँ से आया? तो इनका कहना था कि ये नया सेल आने का मतलब है कि जरूर पहले कोई सेल था ऑलरेडी, उसी पुराने सेल से ये नया सेल आया है, जो कि बाद में बहुत से एक्सपेरिमेंट में ये बात प्रूफ हो गया। और फिर बाद में इस लाइन को जो है वो सेल थ्योरी में ऐड कर दिया गया दैट सेल्स arise from pre-existing cell, और तब जाकर वो सेल थ्योरी कंप्लीट हो गई और इसके लिए स्लाइडेन एंड स्वान को नोबेल अवार्ड भी मिला। सो दिस वाज द फाइनल डिस्कवरी अबाउट द सेल। अब हम लोग सेल के स्ट्रक्चर्स देखेंगे।